Hello everyone. Today we'll do the solutions of June 2023 paper of BZY 143. So the first question is give one line answers. Insects are called as hexapods. Why? Insects को hexapods क्यों बोलते हैं? Pods यहाँ पे रेफर करते हैं उनके legs या appendages को और hexa means six. तो basically they have six legs. That means three pair of legs. और वो जो three pair of legs होती है ना वो हर एक pair मतलब एक thorax के एक segment में होता है. तो basically thorax segmented region है and each part of the thorax will bear one pair of legs. राइट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ होलोमेटाबोलस इंसेक्ट. ये हमने प्रीवियस पेपर में भी देखा था हेमीमेटाबोलस और होलोमेटाबोलस, या हमने मेटामॉर्फोसिस जब पढ़ा था तो वहाँ पे भी पढ़ा था. होलोमेटाबोलस इंसेक्ट वो होते हैं बेटा जिनमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है. ठीक है, जिनके अंदर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होगा वो इंसेक्ट्स के लाइफ साइकिल में बेसिकली 4 स्टेजेस होती है: एग, देन लार्वा, देन प्यूपा एंड देन अडल्ट. नेक्स्ट इज व्हाट इज वेक्टोरियल कैपेसिटी. वेक्टोरियल वर्ड से पहले वेक्टर क्या होता है? वो इंसेक्ट्स या वो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करते हैं, डिजीज ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर. तो अगर हम बात कर रहे हैं वेक्टोरियल कैपेसिटी की, इसका मतलब है कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म, मॉस्किटो, हाउस फ्लाई या कोई भी हम किसी भी इंसेक्ट की अगर बात कर रहे हैं तो उसके अंदर कितना पोटेंशियल है, कितनी कैपेसिटी है कि वो डिजीज को ट्रांसमिट करे. सो इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ वेक्टर बोर्न डिजीजेस ट्रांसमिशन. इट इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ द वेक्टर फॉर डिजीज ट्रांसमिशन टू अ होस्ट एज इन्फ्लुएंस बाय बिहेवियरल, इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स. अब ये जितने फैक्टर्स हैं, इस ट्रांसमिशन है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं इंसेक्ट के बिहेवियर पे, इकोलॉजिकल कंडीशन, आसपास के एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे, पॉपुलेशन डेंसिटी, होस्ट की प्रेफरेंस कि वो किस ऑर्गेनिज्म को, किस डिजीज कॉजिंग माइक्रो को ट्रांसमिट कर रहा है, उसकी फीडिंग हैबिट्स, ड्यूरेशन ऑफ लेटेंट पीरियड एक्सेट्रा. नेक्स्ट नेम टू मेडिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट ऑर्डर्स. मेडिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट ऑर्डर्स का मतलब है वो इंसेक्ट्स या वो ऑर्डर्स जिनमें इंसेक्ट्स प्रेजेंट है विच आर केपेबल ऑफ कॉजिंग डिजीजेस. तो दो पूछे हैं बट ओवरऑल अगर हम सिलेबस में देखें, देयर आर 4 मेडिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट ऑर्डर्स, दैट इज हेमिप्टेरा, साइफिनकुलेटा, डायप्टेरा एंड साइफनोप्टेरा. राइट, वन इंपॉर्टेंट मॉर्फोलॉजिकल फीचर बिटवीन बेडबग एंड रेडीवुड बग. तो इनका अगर हम मॉर्फोलॉजिकल फीचर की बात करें ना तो सबसे पहला मॉर्फोलॉजिकल फीचर आप इसके कलर को लेके, बेड बग्स जो होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं और रेडीवुड बग्स जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं. और अभी हम इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है तो वहाँ पे हम ये मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस इजीली देख सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज मैच द फॉलोइंग. हनी बीज जो से पोलन बास्केट फॉर्म करती हैं, एनोफिलीज की वजह से होता है मलेरिया, कोलेम्बोला, ए टेरिकोटा है मतलब विंगलेस है, क्यूलिक्स जो है वो कॉज करता है जापानीज एंसेफेलाइटिस, और इंसेक्ट्स का एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स. नेक्स्ट, शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग. मॉडिफिकेशन, माउथ पार्ट मॉडिफिकेशन इंसेक्ट्स, ये हमने जब इंसेक्ट्स के बारे में, वाई इंसेक्ट्स सो सक्सेसफुल, जब हमने टॉपिक पढ़ा था तो उसके अंदर भी हमने इसके माउथ पार्ट्स के बारे में पढ़ा था. अपार्ट फ्रॉम दैट उसके एंटीना का स्ट्रक्चर, उसके विंग्स का स्ट्रक्चर और लेग मॉडिफिकेशन का स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें रिलेटेड हैं चैप्टर 2 से. आई मेड अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस बिकॉज दिस ऑल इज वेरी रिलेटेड टू ईच अदर और ये पूरा चैप्टर कवर कर रहा है. आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. Next, difference between A pterygote and pterygote. This is already done in the previous paper, so I'll put the link in the description. A pterygote basically wingless insects होते हैं और pterygote जो winged insects होते हैं उन्हें बोलते हैं. Next is mechanical and biological vector. तो अगर हम mechanical और biological vector की बात करें तो vector, as I told you, वो insect है, वो organism which is capable of transmitting disease, which is capable of transferring disease from one organism to the other organism. अब इसमें कुछ जो होते हैं वो mechanical vector है, मतलब वो सिर्फ इन्वॉल्व हैं सिर्फ ट्रांसमिशन में, मतलब उनका जो माइक्रोब है या जो पैथोजन है उसकी लाइफ साइकिल में कोई भी रोल नहीं होता, कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होता. सो बेसिकली द ओनली फंक्शन ऑफ दीज वेक्टर्स इज टू ट्रांसपोर्ट द इन्फेक्शियस एजेंट बट यू डोंट रियली नीड वेक्टर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल. फॉर एग्जाम्पल, सम फ्लाइज ट्रांसपोर्ट इन्फेक्शियस एजेंट पैथोजन ऑफ सम इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, बट दीज एजेंट्स एंड पैथोजन डू नॉट नीड फ्लाइज टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल. तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं मैकेनिकल ट्रांसमिशन या मैकेनिकल वेक्टर्स वो हैं जो सिर्फ इन्फेक्शियस एजेंट को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर रहे हैं मैकेनिकली, फिजिकली, उसकी लाइफ साइकिल में इनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है. ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं बायोलॉजिकल वेक्टर्स की, तो बायोलॉजिकल वेक्टर्स वो होते हैं जिनका पैथोजन की, जिनका माइक्रोबियल एजेंट की लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में हेल्प जो करते हैं. जैसे कि हमने मलेरिया की लाइफ साइकिल पढ़ ली, या उसके अलावा हम लाइफ साइकिल्स पढ़ते हैं उसमें हम क्या देखते हैं कि जो माइक्रोब है वो अपनी हाफ लाइफ साइकिल ह्यूमन के अंदर कवर कर रहा है. और नेक्स्ट जैसे हमने टेपवर्म में पढ़ा था कि टेपवर्म जो होता है वो अपनी हाफ लाइफ साइकिल एक पोक के अंदर, पिग के अंदर कंप्लीट करता है और हाफ लाइफ साइकिल जो है वो ह्यूमन के अंदर. मतलब ऐसे माइक्रोब्स या ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट जिनको 2 या 2 से ज़्यादा होस्ट चाहिए होते हैं अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए. सो बेसिकली बायोलॉजिकल वेक्टर इज एन एसेंशियल एलिमेंट इन द पैथोजन्स लाइफ साइकिल which need the insect to complete its development before being transmitted to another organism. All intermediate hosts are biological vectors and all biological vectors are not necessarily intermediate hosts. जितने भी intermediate host बेटा 2 तरीके के होते हैं. एक होता है प्राइमरी होस्ट,
एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी वाले को हम डेफिनेटिव होस्ट भी बोलते हैं और जो सेकेंडरी होता है उसको हम इंटरमीडिएट होस्ट भी बोलते हैं। अब प्राइमरी होस्ट वो है जिस होस्ट के अंदर जो इन्फेक्शियस एजेंट है, जो माइक्रोब है, वो अपनी लाइफ साइकिल का रिप्रोडक्टिव फेज कंप्लीट कर रहा है, मतलब उसके अंदर वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है या गमीट्स फॉर्म कर रहा है, एग्स ले कर रहा है, तो जिसके अंदर उसका रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हो रहा है वो होस्ट होगा प्राइमरी होस्ट। सेकेंडरी या इंटरमीडिएट होस्ट उसको बोलेंगे जहाँ पे वो अपना एसेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है, जैसे ग्रोथ। ठीक है, तो जितने भी इंटरमीडिएट होस्ट हैं वो सारे बायोलॉजिकल वेक्टर्स होते हैं। ऑल इंटरमीडिएट होस्ट हैं बायोलॉजिकल वेक्टर्स, लेकिन जितने भी बायोलॉजिकल वेक्टर्स हैं, या हम ये बोल सकते हैं बायोलॉजिकल वेक्टर्स जो है वो इंटरमीडिएट होस्ट भी हो सकते हैं या फिर डेफिनेटिव होस्ट भी हो सकते हैं। मतलब कि जिस माइक्रोब को वो ट्रांसफर कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि उस माइक्रोब का एसेक्सुअल लाइफ साइकिल उनकी उनकी बॉडी में कवर हो या फिर सेक्सुअल फेज उनकी बॉडी में कवर हो। ठीक है, मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट ट्रैवल इन साइड इंसेक्ट्स हीमोलियम, दैट इज द लिक्विड या फ्लूइड, उनका जो ब्लड होता है। दिस इज द केस ऑफ पैथोजन एंड एपीकॉम्प्लेक्सन फ्रॉम द जीनस प्लाज्मोडियम रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया। तो अगर हम मलेरिया की बात करें, जो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म हमें पता है मस्कीटो बाइट से होता है। अब मस्कीटो बाइट से क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अपनी हाफ लाइफ साइकिल जो है वो मस्कीटो के अंदर कवर कर रहा है और नेक्स्ट हाफ जो है वो ह्यूमन के अंदर कवर कर रहा है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एग्स ऑफ एडीज और एनोफिलीज मस्कीटो में डिफरेंस। दिस इज अगेन अ रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट वन है सैंड फ्लाइज एंड हाउस फ्लाइज। तो अगर हम बात करते हैं सैंड फ्लाइज की, तो इनके अंदर बेसिकली मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस हमें नजर में आएंगे। ऑल्दो ये दोनों जो है वो एक ही ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, दैट इज डायप्टेरा। सो दीज आर डायप्टेरन्स। ठीक है, लेकिन स्टिल इनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस जो हैं वो देखने के लिए मिल जाते हैं। अडल्ट ऑफ सैंड फ्लाइज की अगर हम बात करें, वो स्मॉल होती हैं। उनकी बॉडी जो होती है वो यूजुअली एक नॉर्मल मस्कीटो से 1/4 ऑफ द साइज़ की होती है। कलर में दे आर गोल्डन, ब्राउनिश और ग्रे कलर्ड एंड विद लार्ज ब्लैक आइज। इनकी जो आइज़ होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती है। तो एक आइज़ और एक विंग्स होते हैं, इनके विंग्स की जो अरेंजमेंट होती है ना, पोस्चर ऑफ विंग्स होता है वो वर्टिकली इरेक्टेड होते हैं, मतलब इस टाइप से इनके विंग्स होते हैं जिसकी वजह से आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। द मेल्स एंड अनफिट फीमेल्स कैन पास थ्रू मस्कीटो नेट इजीली। द बॉडी विंग्स लेग्स आर हेवीली क्लोथेड विद लॉन्ग हेयर्स, मतलब इनके थ्रू आउट द बॉडी विंग्स पे और लेग्स पे लंबे लंबे हेयर्स हमें देखने के लिए मिलेंगे। द विंग्स एंड लेग्स आर लार्जर देन द साइज ऑफ द बॉडी। द सैंडफ्लाई कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर इंसेक्ट्स एंड स्पॉटेड इजीली बिकॉज ऑफ द पोस्चर ऑफ द विंग्स विच आर हेल्ड वर्टिकली इरेक्ट ऑन द एब्डोमेन इन अ वी शेप स्ट्रक्चर। अगर हम बात करते हैं हाउस फ्लाई की, तो अगर हम हाउस फ्लाई की बात करें, आपने देखा सैंड फ्लाई का कलर क्या बेसिकली गोल्डन या ग्रे कलर, ब्राउनिश कलर। हाउस फ्लाइज जो होती है वो टिपिकली ग्रेइश कलर या ब्लैक कलर की होती है, स्लाइटली हेयरी बॉडी विद अ येलोइश टिंज ऑन द वेंट्रल सर्फेस। इनकी जो वेंट्रल सर्फेस होती है, जो एब्डोमेन वाली सर्फेस है, वहाँ पे येलोइश कलर के स्ट्रक्चर्स हमें नजर आते हैं। लाइक एनी अदर इंसेक्ट द बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड, थॉरिक्स एंड एब्डोमेन। हेड बियर्स अ पेयर्स ऑफ एंटेना, यहाँ पे पेयर ऑफ एंटेना है विच इज नॉट प्रेजेंट इन सैंड फ्लाई। अ पेयर ऑफ रेड कलर कंपाउंड आई एंड 3 स्मॉल सिंपल सेल्स। तो यहाँ पे इसकी जो आइज होंगी वो रेड कलर की कंपाउंड आई, रेड कलर की आई है, क्योंकि देखने से तो हमें नहीं पता चलेगा कि कंपाउंड आई है। वेरा सैंड फ्लाई में जो है वो लार्ज ब्लैक आइज है। द कंपाउंड आई जो होती है वो डायगोनल विजन, हमने कंपाउंड आइज के बारे में पढ़ा हुआ है। प्लस अगर हम माउथ टाइप की बात करें, दे हैव स्पॉनिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट। इनका जो माउथ पार्ट होता है वो स्पॉनिंग टाइप का होता है एंड इट इज बिकॉज ऑफ सक्शन और कैपिलरी एक्शन के लिए जो माउथ पार्ट है वो स्पॉनिंग टाइप के लिए अडेप्टेड है। The next question is explain the medical importance of lice and discuss prevention and control method of Culex mosquito। तो अगर हम मेडिकल इंपॉर्टेंस की बात करें, तो मेडिकल इंपॉर्टेंस का मतलब यही है कि इनके पैथोजेनेसिटी क्या है, मतलब कि ये क्या डिजीज कॉज कर सकती है। सो अगर हम बात करें मेडिकल इंपॉर्टेंस की, तो बेटा लाइज जो होती है ना वो बहुत तरीके की हो सकती है। हेड लाइज भी होती है, बॉडी लाइज भी होती है, लाउज आप बोल सकते हो, वेजाइनल लाइज भी होती है। तो बेसिकली 3 कैटेगरीज की लाइज है। इनसे कोई बहुत ज़्यादा डिजीजेस तो नहीं देखने के लिए मिलेंगे, स्पेशली हेड लाइज और वेजाइनल लाइज से, लेकिन जो बॉडी लाइज है उससे हमें थोड़े बहुत डिजीजेस देखने के लिए मिल जाते हैं। लाइज को हम कॉमनली बोलते हैं पेडिकुलस। सो पेडिकुलोसिस इज एन इन्फेस्टेशन ऑफ लाइज। जब बहुत सारी लाइज किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी ह्यूमन्स को पैरासाइटाइज कर लें, तो उस डिजीज़ को, उस कंडीशन को हम बोलेंगे पेडिकुलोसिस। Although pedicillosis in humans may adequately refer to lice infestation of any part of the body, the term is sometimes used loosely to refer pediculosis capitis, the infestation of the head with specific head louse। तो अगर बहुत टेक्निकल टर्म में बोलना हो कि हाँ हेड लाउस हो गई है, सर के अंदर लाइसिस हो गई है, तो उसके लिए टेक्निकल टर्म क्या यूज़ होता है? पेडिकुलोसिस। और उसमें भी हम स्पेसिफिकली ये किस स्पीशीज़ के लिए यूज़ करते हैं? हेड लाइस के लिए, दैट इज पेडिकुलोसिस कैपिटिस। अ कंडीशन ऑफ पिगमेंटेशन एंड टफनेस ऑफ द स्किन caused by long continued exposure, uncleanliness, and especially by scratch marks and other lesions due to the presence of body lice is called vagabond disease। अगर body lice हैं किसी को, तो उसकी वजह से, इचिंग की वजह से जो स्क्रैचीनेस होगी, जो फ्लेकीनेस होगी, जो पिगमेंटेशन होगी, उस सबको हम बोलेंगे वैगाबॉन्ड डिजीज। इन एडिशन रिपीटेड इंजेक्शंस ऑफ सलाइवा इनटू द इंडिविजुअल ड्यूरिंग ब्लड मील में कॉज वेरीनेस, इरिटेबिलिटी, एलर्जी सच एज डर्मेटाइटिस, इंटेंस इचिंग एंड अस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस। उसके अलावा अगर लाइसिस है, लाइसिस का बेसिकली क्या होता है? वो ह्यूमन को होस्ट, ह्यूमन विल एक्ट एज अ होस्ट एंड दे विल एक्ट एज द पैरासाइट। और वो कैसे फूड डिराइव कर रही हैं? दे आर डिराइविंग द फूड थ्रू ब्लड मील। तो वो अपने स्पॉनिंग पार्ट से या सकिंग टाइप ऑफ माउथ से बॉडी के अंदर इंजेक्ट करेंगे अपने माउथ पार्ट को और ब्लड सक
करेंगी, तो उस टाइप में वो हमारी स्किन को डैमेज कर रही हैं, टियर कर रही हैं, और उसकी वजह से हमें इचिंग, इरिटेबिलिटी, एलर्जीज, ये सारी चीज़ें हो सकती है। उसके अलावा जो एक मेन डिजीज़ लाइसिस की वजह से होता है उसको हम बोलते हैं टाइफस। टाइफस फीवर या टाइफस इन्फेक्शन जो है, इट इज़ बिकॉज ऑफ लाइसिस। इन्फेक्शन कॉज बाय रिकेट्सियल पैथोजन रिकेट्सिया प्रोवेजी इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ एपिडेमिक टाइफस। और ये जो टाइफस है, इसके लिए बेसिकली जो लाइज है वो क्या है, लाइज एक वेक्टर का काम कर रही है, वो एक माइक्रोब को, एक वायरस को कैरी कर रही है। ये किस वायरस की वजह से टाइफस हो रहा है, रिकेट्सिया की वजह से। So basically, it is the epidemic typhus. The disease is known by several names, including jail fever, louse-borne relapsing fever. Epidemic typhus is primarily a disease of cooler climate. जहाँ पे ठंडी जगहें होती हैं वहाँ पे लोगों को ये ज़्यादा होता है, क्योंकि ठंडी जगहों में लोग क्या करते हैं, ओवर क्लोथिंग करते हैं, जिसकी वजह से चांसेस होते हैं बाग्स या वर्म्स या इंसेक्ट्स कपड़ों के अंदर एक बार घुस गए तो वो इन्फेस्टेशन उनका ईजी हो जाता है। सेवरल पीपल डाइड इन प्रीवियस सेंचुरीज ड्यू टू एपिडेमिक टाइफस। मतलब एपिडेमिक टाइफस मतलब कि ओवर स्प्रेड ऑफ टाइफस इन अ स्पेसिफिक कॉलोनी या इन अ स्पेसिफिक सोसाइटी। तो बेसिकली ये जो होता है टाइफस फीवर, ये मेनली किसकी इन्फेस्टेशन की वजह से होता है, बॉडी लाउस की वजह से। बॉडी लाउस जो है वो एक वेक्टर का काम कर रही है, और वो किसको कैरी कर रही है, रिकेट्सिया को। अभी होता कैसे, व्हेन लाइज कंज्यूम अ ब्लड मील, जब लाइज ने किसी ह्यूमन से ब्लड मील लिया और वो ह्यूमन जो था वो इन्फेक्टेड था रिकेट्सिया से, तो उस ब्लड मील के ड्यूरेशन में लाइज की बॉडी भी इन्फेक्टेड हो गई। इन्फेक्टेड कैसे हो गई, रिकेट्सिया से। अब वो क्या होगा, जो रिकेट्सिया वो गट के अंदर एंटर करेगा लाइज के, वहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, मतलब वहाँ पे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, इवेंचुअली कॉजिंग द सेल्स टू रप्चर एंड रिलीज द रिकेट्सिया बैक इन टू द ल्यूमन ऑफ द इंटेस्टाइन। और बाद में वो मल्टीप्लाई होगा और सारे जो रिकेट्सियाज फॉर्म हो रहे हैं वो इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज होंगे। अदर लाउस टिश्यूज आर नॉट इन्वेटेड, ये माइग्रेट नहीं करेंगे या बाकी टिश्यूज को इन्वेट नहीं करेंगे, अटैक नहीं करेंगे, डैमेज नहीं करेंगे। ये बेसिकली गट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इंटेस्टाइन के अंदर सारे रिलीज हो रहे हैं। एज अ रिजल्ट देयर इज नो ट्रांसोवेरियल ट्रांसमिशन। ह्यूमन ससेप्टेबल टू लाउस इन्फेक्शन बिकम इन्फेक्टेड when rickettsiया are scratched onto the wound caused by louse biting। तो अगर ह्यूमन्स, जैसे अगर कभी भी लाइस बाइट होती है तो हमें इरिटेशन होती है, इचिंग होती है, हम स्क्रैच करते हैं, उसकी वजह से रिकेट्सिया जो है वो हमारे टिश्यूज़ के डीपर अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं। रिकेट्सिया कैन सर्वाइव इन ड्राइड फीसेस फॉर अप टू 60 days। इन्फेक्शन कैन ऑल्सो भी कॉज बाय इनहेलेशन ऑफ ड्राइड लाउड फीसेस और क्रश्ड लाइस। तो अगर बाय एनी चांस अगर कोई पर्सन लाइजेस को इनहेल कर ले या उसको इनगल्फ कर ले, तो उसकी वजह से भी बॉडी के अंदर ये इन्फेक्शन हो सकती है। द लाइज इज क्रश्ड ड्यूरिंग स्क्रैचिंग। एज अ result, the rickettsia are released from gut and enter the abrasion on the skin caused by the biting। अब वो जो रिकेशिया था वो कहाँ प्रेजेंट था, वो प्रेजेंट था लाइस के इंटेस्टाइन में। अब अगर हम स्क्रैच कर रहे हैं इचिंग के टाइम पे, तो हो सकता है कि वो लाइस स्क्रैच और उसके इंटेस्टाइन का जो रिकेशिया है वो एंटर कर जाए हमारी स्किन में, जहाँ पे हमारी स्किन टियर हुई है। सो ह्यूमन देयरफॉर आर नॉट इन्फेक्टेड बाय लाइस बाइटिंग। तो ऐसा नहीं है कि वो लाइस ने हमें बाइट करा और ब्लड मील के ड्यूरेशन में उसने वो रिकेशिया हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया, नहीं। जब हम स्क्रैच कर रहे हैं, इनकेस वो लाइस भी टेयर हो जाती है, स्क्रैच हो जाती है, तब उसके एब्डोमेन से, उसके इंटेस्टाइन से जो रिकेशिया निकल रहा है वो हमारी स्किन के अंदर एंटर कर सकता है, एंड दैट इज हाउ वी कैन गेट इन्फेक्टेड बाय टाइफस फीवर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेथड्स ऑफ क्यूलेक्स मस्कीटो। तो बेसिकली क्यूलेक्स मस्कीटो जो होता है उससे बहुत सारे डिजीजेज होते हैं, और अगर हमें उसको कंट्रोल करना है तो हमें दोनों ही फेसेस को कंट्रोल करना है। लार्वा को भी, कि जहाँ पे लार्वा एक्यूमुलेट हो रहा है उस वहाँ पे लार्वा को भी कंट्रोल करा जाए या किल करा जाए, या फिर जहाँ पे अडल्ट मस्कीटोज प्रेजेंट है उनको भी किल करें। सो क्यूलेक्स बॉर्न डिजीजेस कैन बी कंट्रोल्ड और प्रिवेंटेड बाय कीपिंग वेक्टर पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। द यूज ऑफ एक्सेसिव इंसेक्टिसाइड टू कंट्रोल मस्कीटो पॉपुलेशन हैज नॉट ओनली कॉज डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन द मस्कीटो बट ऑल्सो इंक्रीज द एनवायरमेंटल पोल्यूशन। अगर हम इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते रहेंगे, इंसेक्ट्स को किल करने वाली मेडिसिन स्प्रेज यूज़ करते रहेंगे, तो उससे एक डिसएडवांटेज तो है कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि जब हम अपने आसपास वो चीज़ें स्प्रे कर रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं तो हम मतलब अनइंटेंशनली हम भी उसको अपनी बॉडी के अंदर इंटेक कर रहे हैं वाइल ब्रीदिंग, वाइल ईटिंग। तो एक तो डिसएडवांटेज हो गया कि पोल्यूशन हो रहा है। दूसरा, अगर हम जितनी ज़्यादा ये मेडिसिन यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा वो जो इंसेक्ट है इसके रेजिस्टेंट हो जाएंगे और वो इसको भी टॉलरेट करके ग्रो और मल्टीप्लाई करते रहेंगे। तो हमें ज़रूरत है कि हम पहले से उसे प्रिवेंट करें, कंट्रोल करें कि वो ब्रीड ना करें और ग्रो ना करें। अब इसमें अगर हम देखें एंटी लार्वल मेजर्स, दिस मेथड डील्स विद रिड्यूसिंग मस्कीटो पॉपुलेशन बाय रिमूविंग द ब्रीडिंग ग्राउंड। तो मतलब ब्रीडिंग ग्राउंड, जैसे हम बहुत कॉमनली मलेरिया के लिए पढ़ते हैं कि मलेरिया या डेंगू फैल रहा है, मलेरिया के जो मस्कीटोज होते हैं वो गंदे पानी पे या स्टैग्नेंट वाटर के ऊपर ब्रीड करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि वाटर एक्यूमुलेशन को रोको। तो बेसिकली हमें ब्रीडिंग ग्राउंड्स को रिमूव करना है, और अगर वहाँ पे लार्वा है तो वहाँ पे स्पेसिफिकली मेडिसिन स्प्रे करके उनको किल करना है। तो इसके लिए फर्स्ट हो गया स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज एक्ट एज ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मस्कीटो बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू रिमेन एक्यूमुलेटेड फॉर लॉन्ग, ब्रीडिंग ऑफ मस्कीटोज कैन बी प्रिवेंटेड। तो पहले तो स्टैग्नेंट वाटर मतलब वाटर एक्यूमुलेशन को रोको। दूसरा, एप्लीकेशन ऑफ केरोसिन, फ्यूल, ऑयल या बर्नट आउट डीजल, ऐसा कोई भी चीज़ जो होती है, अगर कहीं पे वाटर स्टेगनेंट है, कहीं पे पानी इकट्ठा हो जाता है, तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा ऑयल या डीजल या पेट्रोल कुछ भी ऐसा है वो वहाँ पे थोड़ा सा स्प्रेड कर देना चाहिए, विच प्रिवेंट्स एरियल रेस्पिरेशन बाय मस्कीटो लार्वा विदाउट विच दे कैन नॉट सर्वाइव। वो जो ऑयल की लेयर होगी वो उस वाटर को कोट कर देगी, जिसकी वजह से लार्वा अगर उस पानी में प्रेजेंट है तो वो ब्रीथ नहीं कर पाएगा।
In larger water bodies like ponds, application of Paris green is recommended to prevent mosquito breeding. Paris green contain copper acetoarsenite which causes stomach poisoning in the larva. तो Paris green एक prepared chemical पोषण आता है जिसको हम water bodies के अंदर डाल देते हैं. नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ लार्विसिडल फिश, मतलब ऐसी फिशेज पानी के अंदर डाल दो पॉन्ड वगैरह के अंदर जो इन लार्वास को खाती हैं, जैसे कि गंबूसिया या गपी फिशेज which act as in water bodies acting as mosquito breeding ground is recommended as a measure to control mosquito population. These fishes feed upon mosquito larvae voraciously and kill them. नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ निम्स ऑफ ड्रैगन फ्लाई या मे फ्लाई. जो फ्लाइज होती हैं उनकी निम्स, उनकी जो लार्वल स्टेजेस होती है या जो साइक्लोपोड कोपोड्स होते हैं उन्हें वाटर बॉडी में डाल दो, ये भी मस्कीटो लार्वा के ऊपर फीड करते हैं. तो लार्वल प्रिवेंशन के लिए 3-4 मेथड्स हैं. एक तो स्टैग्नेंट वाटर ने प्रिवेंट कर लिया, या फिर ऑयल या केरोसिन वगैरह स्प्रेड कर देते हैं जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, या फिर फिशेज या ऐसे मस्कीटोज या ऐसी फ्लाइज उस पानी के अंदर छोड़ देते हैं जो उन लार्वास को खा जाए. नेक्स्ट इज एंटी अडल्ट मेजर. एंटी अडल्ट मेजर यूज ऑफ मस्कीटोसाइडल केमिकल्स, मस्कीटो को किल करने वाले केमिकल जैसे कि DDT वगैरह इनका स्प्रे करना. एप्लीकेशन ऑफ स्पेस स्प्रेज एंड फ्यूमिगेंट्स, मतलब कि अगेन स्प्रेइंग करना या फ्यूमिगेशन धुआं करना घर के अंदर, और ये जो स्प्रे करते हैं वो इंसेक्टिसाइड जैसे कि मेलेथॉइन वगैरह मेडिसिन होती हैं उनको स्प्रे करते हैं. जेनेटिक कंट्रोल, मस्कीटोज कैन ऑल्सो भी कंट्रोल बाय जेनेटिक मेथड सच एज स्टेराइल मेल टेक्निक, क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन. तो इसके अंदर मस्कीटो के अंदर जेनेटिक मैनिपुलेशन करनी पड़ती है जिसकी वजह से वो और ज़्यादा ब्रीड और ग्रो ना कर सके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट 5 डिजीजेस दैट आर ट्रांसमिटेड बाय एडीज मस्कीटो एंड डिस्कस द सिम्टम्स ऑफ एनी 2 डिजीजेस एंड देयर कंट्रोल मेजर. तो एडीज मस्कीटो से होने वाले जो बहुत कॉमनली डिजीजेस हैं वो तो हैं डेंगू, चिकनगुनिया एंड जीका फीवर. उसके अलावा येलो फीवर भी होता है. उसके अलावा वेस्ट नाइल वायरस, सेंट लुइस एंसेफेलाइटिस वायरस, ईस्टर्न इक्वीन एंसेफेलाइटिस वायरस, ये सारे होते हैं. अगर हम बात करें सिम्टम्स की, तो जीका जो है, जीका के अंदर बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, रैशेस होते हैं, कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, और इनिशियली ऐसे लगता है इसके सिम्टम्स सेम लगते हैं लाइक एज ऑफ डेंगू. इट वॉज ऑल्सो सस्पेक्टेड एज चिकनगुनिया और रॉस रिवर वायरसेस. इसके जो जैसे जीका वायरस हो गया, चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया, इनके जो मेन फीचर्स होते हैं ना, मेन सिम्टम्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, जैसे कि हाई फीवर, रैशेस. लेकिन डेंगू के अंदर क्या होगा, स्टमक पेन, प्लेटलेट लो, ये सारी चीज़ें होंगी. अगर बहुत ज़्यादा प्लेटलेट लो हो गई तो ब्लीडिंग हो सकती है. ठीक है. चिकनगुनिया अगर है उसके अंदर भी यही होगा, रैशेस होंगे, हाई फीवर होगा. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट चिकनगुनिया के अंदर अर्थराइटिस रिलेटेड पेन बहुत ज़्यादा होता है, जॉइंट पेन, बॉडी पेन, वो बहुत ज़्यादा होता है कि पर्सन इज इवन अनेबल टू सिट और वॉक और डू एनी फिजिकल एक्टिविटी. उसके अलावा जीका के अंदर भी क्या हो रहा है, रैश हो रहा है, कंजक्टिवाइटिस हो रहा है. तो बहुत सारे कॉमन फीचर्स हैं जो डेंगू से या चिकनगुनिया से मिलते हैं. तो इनका अगर इनको करेक्ट वे में आइडेंटिफाई करना है, डायग्नोज करना है, तो फिर सीरम सैंपल से इनके एंटीजन या एंटीबॉडी स्पेसिफिक टेस्ट करे जाते हैं. उसके बाद अगर हम बात करें कंट्रोल मेजर्स की, तो एडीज बोर्न डिजीज लाइक डेंगू, चिकनगुनिया, जीका आर कॉज्ड बाय वायरसेस लाइक डेंगू वायरस, चिकनगुनिया वायरस एंड जीका वायरस रिस्पेक्टिवली. द ट्रांसमिशन साइकिल ऑफ वायरस इज मोर और लेस सिमिलर इन डेंगू एंड चिकनगुनिया, वेयर वायरस इज मेजरली ट्रांसमिटेड थ्रू द मस्कीटो बाइट. तो बेसिकली किसकी वजह से हो रहा है, मस्कीटो बाइट की वजह से. लेकिन जीका वायरस जो है वो मस्कीटो बाइट के अलावा सेक्शुअल कॉन्टैक्ट की वजह से भी हो सकता है फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन. इन एडिशन जीका कैन ऑल्सो ट्रेवल वर्टिकली भी ट्रैवल कर सकता है, मतलब फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर, फ्रॉम इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट मदर टू बेबी और इन्फेक्टेड लैक्टेटिंग मदर टू बेबी. एडीज मस्कीटो दस कैन बी कंट्रोल्ड बाय वेरियस मेथड्स. अगेन मस्कीटो को कंट्रोल करना है तो इन्वायरमेंटल मेथड, सैनिटेशन, पर्सनल प्रोटेक्शन, मस्कीटो रेपलेंट, स्क्रीन, मस्कीटो ब्रीडिंग ग्राउंड्स को रोको, ये सारी चीज़ें जो है ये बेसिक प्रिकॉशंस लेने होंगे. बायोलॉजिकल एजेंट्स यूज टू कंट्रोल एडीज लार्वा इंक्लूड, अभी जैसे हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि बायोलॉजिकल एजेंट्स ऐसे फिशेज या कोपॉइड्स या बैक्टीरियाज यूज करो जो इन लार्वा के ऊपर फीड करते हैं, जो इन लार्वा को किल करते हैं. सो दोज विल बी द वेरियस मेथड्स विच आर कैटेगराइज्ड एज बायोलॉजिकल. उसके अलावा केमिकल मेथड यूज हो सकता है लाइक स्प्रेज करना, इंसेक्टिसाइड स्प्रेज, थर्मल फॉग, larvicide sprays. So all these methods are used to control various mosquitoes and their breeding. Next is definite integrated vector management, different types of vector control method. ये same question है जो repeated है, will definitely put the link in the description of the previous paper. Next, discuss the role of bugs as mechanical and biological vectors in the transmission of diseases. अभी हमने ये तो पढ़ लिया कि mechanical और biological vectors क्या होते हैं. mechanical vector मतलब वो vector जो सिर्फ ट्रांसमिट कर रहे हैं, फिजिकली ट्रांसफर कर रहे हैं इन्फेक्शियस एजेंट को एक जगह से दूसरी जगह पे. और बायोलॉजिकल वेक्टर्स वो जो पार्टिसिपेट करते हैं माइक्रोब के इन्फेक्शियस एजेंट की लाइफ साइकिल में. तो अगर हम बात करें बेड बग्स की, बेड बग्स जो होते हैं ना वो बेटा मेनली एक्ट करते हैं एज मैकेनिकल वेक्टर. बेड बग आर नॉट नोन टू कॉज एनी डिजीज, वो खुद से कोई डिजीज कॉज नहीं कर रहे. ऐसा नहीं है कि बेड बग की बाइट से कोई डिजीज होगा, लेकिन अगर उसके अंदर कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट है तो दे कैन कॉज मेनी डिजीज लाइक कालाजार, रिलैप्सिंग फीवर, प्लेग एंड टाइफॉइड. इट हैज़ बीन सजेस्टेड दैट द बेड बग एलर्जेंस में बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अस्थमेटिक रिएक्शन. तो अगर हम बात करें बग्स जो मैकेनिकल वेक्टर की तरह एक्ट कर रहे हैं वो कौन से बग्स हैं, दोज आर बेड बग्स. उसके अलावा बग्स विच एक्ट एज बायोलॉजिकल वेक्टर्स की तरह जो बग्स एक्ट करते
करते हैं, दोज आर रेडोवीड बग्स, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग ट्रिप्नोसोमा क्रूजी, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ शकास डिजीज, समटाइम रेफर टू एज अमेरिकन ट्रिप्नोसोमियासिस. इट इज़ अ जूनोटिक डिजीज. जूनोटिक डिजीज मतलब जो माइक्रोब ट्रांसफर हो रहा है ड्यू टू एन एनिमल और ड्यू टू एन इंसेक्ट. तो ट्रिप्नोसोमा जो होता है वो इंजेस्ट कर लेता है. बग जो है उसने ट्रिप्नोसोमा इंजेस्ट कर लिया ड्यूरिंग इट्स ब्लड मील फ्रॉम द इन्फेक्टेड होस्ट, और वो जो ट्रिप्नोसोमा का माइक्रोब उसने जो पैरासाइट उसने इनगल्फ करा वो उसकी बॉडी के अंदर डेवलप करेगा, उसके इंटेस्टाइन के अंदर डेवलप करेगा. इन अबाउट 8 to 20 days द ट्रिप्नोसोम्स चेंज देयर फॉर्म एंड मल्टीप्लाई बाय बाइनरी फिजन टू फॉर्म इन्फेक्टिव मेटासाइक्लिक ट्रिप्नोमास्टिगोट्स. इनकी जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है उसको बोलते हैं ट्रिप्नो या ट्राइपोमास्टिगोट्स. दीज इन्फेक्टिव मेटासाइक्लिक ट्राइपोमास्टिगोट्स आर प्रेजेंट इन द ल्यूमन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. ये बग्स की रेडोविड बग्स की लार्ज इंटेस्टाइन में एक्यूमुलेटेड है. अ लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्टिव फॉर्म्स ऑफ ट्रिप्नोसोम्स सून रीच द रेक्टम एंड आर वॉइडेड आउट अलोंग द फीसेस ऑफ द बग्स. फिर ये रेक्टम के थ्रू, उनके फीसेस के थ्रू ये जो बग्स हैं उनके जो इन्फेक्टिव फॉर्म्स हैं वो इंसेक्ट की बॉडी से बाहर आ जाते हैं, मतलब बग्स की बॉडी से बाहर आ जाते हैं. द ट्रिप्नोसोम्स कंटिन्यू टू अपीयर इन द फीसेस ऑफ द बग more than 2 months after they're feeding on infected monkeys. Sometimes the bug may remain infected for 2 years. It is interesting to note that here that the excreta is voided out by the bug while feeding or soon after फीडिंग. तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये बायोलॉजिकल वेक्टर्स हैं. क्यों? क्योंकि ट्रिप्नोसोमा जो है वो इनकी बॉडी में मल्टीप्लाई कर रहा है, ग्रो कर रहा है, बाइनरी फिजन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके उसके नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं. दैट मीन्स ये रेडोविड बग जो है ये वो वेक्टर है जो कहीं ना कहीं पैथोजन की लाइफ साइकिल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ फ्ली. अगर हम फ्ली की बात करें तो फ्ली जो है वो बिलोंग करती है एक ऑर्डर ऑफ इंसेक्टा से जिसको हम बोलते हैं साइफेनोप्टेरा, विच एग्जिबिट कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, दैट इज होलोमेटाबॉलिक होती है. द लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड इन 4 stages: egg, larva, pupa and adult. In the conditions are, if the conditions are favorable, the female lay eggs throughout the year. Both male and female take the blood meal. तो बेसिकली ये ह्यूमन या डॉग्स या कैट्स को इन्फेक्ट करते हैं एंड दे फीड ऑन ब्लड मील. A gravid female usually oviposits egg while on the host. जो gravid female होती है, जो egg laying female होती है, वो egg को deposit करती रहती है जब वो host की body पे होती है. However, they are never cemented to the host hair and so fall off the body of the host and get deposited on the floor of the houses or in the nest. ये जो fleas होती है ना, ये generally dogs और cats को ज़्यादा infect करती है. तो ये उनके hairs के साथ या skin के साथ ज़्यादा clean नहीं करती, तो easily वहाँ से fall off हो जाती है. और अगर fall off होंगी तो floor पे या जहाँ पे भी वो nest या उनके जो resting places है वहाँ पे accumulate होती रहेंगी. High humidity favors the oviposition. जितनी ज़्यादा humidity होगी उतने ज़्यादा इनके eggs जो है वो accumulate होते रहेंगे. अगर हम एग्स की बात करें, एग्स माइन्यूट हैं, बहुत छोटे हैं, ओवल, वाइट और येलोइश होते हैं, जिनका साइज 0.1 मिलीमीटर टू 0.5 मिलीमीटर होता है. एग्स हैच विद इन 2 to 5 days ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, बट दिस इज प्रोलॉन्ग ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशंस. अगर अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी तो ये लॉन्ग टाइम तक परसिस्टेंट रहेंगे. द लॉन्गेटिविटी ऑफ एडल्ट फ्रीज रेंजेस फ्रॉम 10 days to 6 to 12 months और इवन लॉन्गर. इन इट्स लाइफ स्पैन फीमेल डिपॉजिट अबाउट 300 to 1000 एग्स ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 25 days एंड एग्स आर लेड इन अ पैच. एग्स जो होते हैं वो हमेशा ग्रुप में, पैच का मतलब ग्रुप बंडल में एग्स ले करते हैं. अ स्मॉल, अब उसके बाद एग जो है वो डेवलप होगा और वो क्या बनाएगा, लार्वल स्टेज. A small worm-like legless, eyeless larva emerges from the egg. Larva has 13 segments with numerous stout body setae. मतलब कि 13 segments हैं और उनके ऊपर बहुत सारे सीटे मतलब अपेंडेजेस प्रेजेंट है, स्पेशली एब्डोमिनल सेगमेंट्स में. द लास्ट सेगमेंट ऑफ द लार्वा हैज फिंगर लाइक वेंट्रल प्रोजेक्शन कॉल्ड एनल स्टर्ट्स. लार्वा आर ब्लाइंड एंड अवॉइड सनलाइट. ब्लाइंड क्योंकि हमने यहाँ पे भी पढ़ा था कि आईलेस होते हैं. सीटे आर अरेंज इन अ सर्कल एट द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ ईच सेगमेंट. हर एक सेगमेंट के पीछे पोस्टीरियर की तरफ सीटे जो है वो सर्कल्स की फॉर्म में अक्यूमुलेटेड होंगे. माउथ पार्ट ऑफ द लार्वा आर अडेप्टेड फॉर बाइटिंग एंड फीडिंग ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मटीरियल. लार्वा जो होते हैं वो एक्टिव फॉर्म होते हैं जो कि हार्बर करते रहते हैं क्रैक्स में, क्रेविसेस में, छोटी छोटी जगहों पे जहाँ पे ये अपने आप को अक्यूमुलेट कर सके या जहाँ पे ये बरो हो सके. द हेड इनक्लोजेस अ पेयर ऑफ मैंडिबुलर एंड सिल्क ग्लैंड्स, द सिक्रीशन ऑफ विच इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट द प्यूपल कोकून. तो इनके जो मैंडिबुलर जो जॉज होते हैं वहाँ पे सिल्क ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से ये सिल्क प्रोड्यूस करते हैं, मतलब इनकी बॉडी को ये एनक्लोज कर लेते हैं प्यूपा में. तो ये प्यूपल जो कोकून होता है वो फॉर्म करते हैं क्योंकि लार्वा के बाद जो नेक्स्ट फॉर्म है वो क्या है, प्यूपा. तो अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ ये दिखाया हुआ है एग फॉर्म, उसके बाद लार्वा फॉर्म, और यहाँ अगर आप देखो हर अपेंडेज के ऊपर क्या है, सीटे प्रेजेंट है. ठीक है, पीछे की तरफ एनल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है और आगे की तरफ इसके मैंडिबल्स प्रेजेंट है. उसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो होगी वो होगी प्यूपा एंड देन दे विल ट्रांसफॉर्म इनटू द अडल्ट फ्लीज. लार्वा मोल्ड्स ट्वाइस. देयर आर 3 लार्वल इंस्टार्स. 2 बार उनकी मोल्टिंग होती है, मतलब जो आउटर शीट होती है वो चेंज होती है जिसकी वजह से 3 इंटरमीडिएट लार्वल स्टेजेस होती हैं जिनको हम बोलते हैं 3 लार्वल इंस्टार्स. बट देयर आर 2 लार्वल इंस्टार्स इन अ फ्यू स्पीशीज. द लार्वल पीरियड इज यूजुअली 2 to 3 weeks, जो कि वेरी कर सकता है स्पीशीज टू स्पीशीज, बट मे बी प्रोलॉन्ग टू 200 days और मोर इन एडवर्स कंडीशन या अनफेवरेबल कंडीशन.
A mature larva ranges from 4 to 10 mm. Larva are susceptible to low humidity, तो मतलब ये low humidity में easily survive नहीं कर पाते. The last larval instar spins loose silken cocoon from salivary secretion. जो सबसे last larval stage होती है, जैसे हमने बोला 2 से 3 larval instars होते हैं, तो जो last instar form होती है उसके salivary secretion से silk gland से वो silk release करता है, जो कि उसकी body के आसपास एक cocoon की layer बना देते हैं, which picks up debris, dust particles and sand from the surroundings and help them to camouflage. Therefore, it is challenging to notice pupa from their surrounding. इसलिए pupa जो है वो हमें surrounding से अलग नहीं नजर आते हैं, because of the debris, because of the dust accumulated with the silken cocoon, ये जो है वो camouflage हो जाते हैं environmental background के साथ. Therefore, it is challenging to notice pupa from their surrounding. Larvae take 2 to 3 days to construct their cocoon. The pupation period, pupa का period जितने टाइम वो cocoon के अंदर रहते हैं, it varies from 1 to 2 weeks. But this period is influenced by surrounding temperature and host availability. उसके बाद वाइब्रेशंस के थ्रू फिर इनका जो आउटर लेयर जो कुकून होता है वो ब्रेक होता है, प्यूपा जो है उससे बाहर आता है, एंड देन इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू अडल्ट. अंडर फेवरेबल कंडीशन अडल्ट may remain alive in their cocoon for 4 to 12 months. Some species may complete the life cycle within 2 to 3 weeks, but may get considerably prolonged to many months in others. तो इनके जो लाइफ साइकिल है वो स्पीशीज टू स्पीशीज या इन्वायरमेंटल कंडीशन के बेसिस पे वेरी कर सकती है. विद इन 1 मंथ भी कंप्लीट हो सकती है या फिर विद इन 1 ईयर भी कंप्लीट हो सकती है. सो बेसिकली यहाँ पे हमने मेन पढ़ा कि जो फ्लीज होते हैं वो होलोमेटाबॉलिस है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, उनकी बॉडी में उनकी लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस होती हैं, एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट. तो किसी भी लाइफ साइकिल के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ द फ्लो चार्ट या टू ड्रॉ द डायग्राम. तो आप सिंपल वे में कर सकते हो कि सबसे पहले एग्स जो कि ग्रेविड फीमेल ने लेकर है, उसके बाद दे विल डेवलप इनटू लार्वा, लार्वा विल ट्रांसफॉर्म इनटू 2 to 3 लार्वल इंस्टार स्टेजेस, इंटरमीडिएट मोल्टिंग इनके बीच में होती रहेगी. उसके बाद दे विल डेवलप इनटू प्यूपा इन विच द प्यूपा इज रैप्ड बाय द कोकून, एंड देन they will transform into adult form. So with this, we are done with the paper. Thanks for watching. Do subscribe, like, share, and all the best for your exams. Thank you.